सकता, लेकिन कुछ हाईकोर्ट में मुझे लगता है जी यहाँ पर एनडीए मतलब जदयू और भाजपा के बीच में, जदयू और भाजपा के जो निर्वाचित हमारे माननीय विधायक हैं जी या हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में समन्वय का अभाव है। बहुत एक लंबा समय हो गया आपको पार्टी में सेवा देते हुए। आपका अपना मन नहीं हुआ अब तक टिकट लेने का, या पार्टी ने आपको टिकट से वंचित रखा कि सबकी इच्छा है कि यहाँ से कुछ हाईकोर्ट से इस बार 2025 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जी ये उम्मीद है कि भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से उम्मीदवारी की भी बात होगी, तो उम्मीदवार के रूप में शिव कुमार उपाध्याय का नाम होगा। यानी कुछ हाईकोर्ट का व्यक्ति अपने प्रतिनिधि से भेंट करने के लिए हथुआ विधानसभा की दूरी तय करे, मुझे लगता है इस कुछ हाईकोर्ट के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी चैनल पॉडकास्ट में स्वागत बा। हमनी के संगे आज बानी हमनी के क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित और जनप्रिय जनप्रतिनिधि तना कहल जी, समाज सेवी जरूर कहल जाई, माननीय शिव कुमार उपाध्याय जी। तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे हम ये जानकारी लेना चाहेंगे सर कि ये राजनीति जो है, समाज सेवा का दूसरा रूप राजनीति को कहा गया है। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या सोच के आपने राजनीति में कदम रखा? देखिए, कॉलेज लाइफ में ही जब हम बनारस पढ़ा करते थे जी वहाँ पर हमारी शिक्षा दीक्षा बनारस हुई है मैट्रिक के बाद। तो बनारस जब पढ़ा करते थे उसी समय से एक मन में इच्छा थी कि समाज सेवा में उतरा जाए, लोगों की समाज सेवा किया जाए जी और लोगों के बीच रह के समाज सेवा करने की एक मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प लेकर के हमने इस क्षेत्र को चुना और समाज सेवा ही मेरे तरफ से या मेरा मुख्य उद्देश्य है राजनीति में आने का। राजनीति में आप जब आए तब से शायद बीजेपी के ही साथ जुड़े और अब तक बीजेपी के साथ में ही आप हैं। देखिए, 1990 में हमारी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई। 1990 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उस समय हमारे जिला के तत्कालीन जिला अध्यक्ष हुआ करते थे स्वर्गीय मनदेव तिवारी जी, और उन्हीं के ही मार्गदर्शन में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। उसी के माध्यम से जनमानस आम जनता का भी सेवा कर रहा हूँ। क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है और करीब 1990 से जब आप बता रहे हैं तो बहुत एक लंबा समय हो गया आपको पार्टी में सेवा देते हुए। आपका अपना मन नहीं हुआ अब तक टिकट लेने का, या पार्टी ने आपको टिकट से वंचित रखा? कृपया इस पे जरूर फोकस करें। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब राजनीति में हम आते हैं तो निश्चित रूप से मन में इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की जी एक इच्छा रहती है। जी तो निश्चित रूप से कोई भी राजनीति में रहने वाला व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति जो भी होगा, निश्चित रूप से उसके मन में राजनीति में मतलब चुनाव लड़ने की इच्छा होती होगी। और इसी दौरान ही मैंने 2001 में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का चुनाव हो रहे थे जी और उस समय मैंने चुनाव लड़ा 2001 में मुखिया का, और उस समय मैं 2001 में मुखिया बना था और 2001 से लेकर 2016 तक लगातार 15 वर्ष में एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद से जिला परिषद का भी अपने कुछ हाईकोर्ट के क्षेत्र संख्या 11 से जिला परिषद का मैं सदस्य रहा। यानी मेरी पत्नी वहाँ चुनाव जीती थी। 10 सालों तक के पैक्स के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है। जहाँ तक आप बता रहे हैं तो ये सारे के सारे पंचायत से संबंधित ही चुनाव हैं, चाहे मुखिया हो गया, पैक्स हो गया या जिला पंचायत हो गया, लेकिन इसमें पार्टी का कहीं झंडा नहीं लगता है। देखिए, चुनाव दलगत पंचायत के जो नहीं होते हैं, मैं समझता हूँ ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, लेकिन पार्टी की सहभागिता होती है। आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका संस्कार इसमें ज़रूर काम आता है। लेकिन 2005 से मैंने कुछ हाईकोर्ट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मैंने
तैयारी की 2005 से। मैं चाहता था कुचायकोट से मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर यहाँ से चुनाव लड़ूँ, और 2005 से मैंने लगातार प्रयास किया। बीच में गठबंधन की राजनीति हुई, और गठबंधन में 2005 के बाद गठबंधन के राजनीति के तहत ही कुचायकोट अब तक रहा है। लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के नेता, जो भी स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबकी इच्छा है कि यहाँ से कुचायकोट से इस बार 2025 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हो। क्योंकि मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों से जब मिलता हूँ, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, सबके मन में ये इच्छा है कि एक बार यहाँ पर ईवीएम पर कमल का निशान होना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं एनडीए से संबंधित कि हमारी पार्टी जो है गठबंधन में है बिहार में, तो क्या इस समय एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सबके जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, आपसी तालमेल उनका सही है कि अपने अपने पार्टी के लिए सब में वर्चस्व लगा हुआ है? देखिए, मैं तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ, शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। रह गई बात एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय की बात, कोऑर्डिनेशन की बात, तो मैं समझता हूँ कि, और विधानसभाओं की मैं बात तो नहीं कर सकता, लेकिन कुचायकोट में मुझे लगता है जी यहाँ पर एनडीए मतलब जदयू और भाजपा के बीच में, जदयू और भाजपा के जो निर्वाचित हमारे माननीय विधायक हैं या हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में समन्वय का अभाव है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इस चीज़ को अनुभव किया है। मैं खुलेआम आपके बीच, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को रख रहा हूँ कि यहाँ पर कुचायकोट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और हमारे जो वर्तमान माननीय विधायक हैं, जो जदयू से आते हैं जी, और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय का अभाव है। अगर इस बार भी शिव कुमार उपाध्याय को पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है, चुनाव लड़ने का मौका पार्टी की तरफ से नहीं मिलता है, तो इनका व्यक्तिगत निर्णय क्या होगा? देखिए, अभी तक हम सभी ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, कुचायकोट के एक एक कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है, ये आग्रह किया है कि कुचायकोट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़े जी। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी कुचायकोट से सिंबल अलॉट होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो उस समय अगर अपने उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिसे पेश करना चाहेगी, उस व्यक्ति का नाम शिव कुमार उपाध्याय हो। नहीं, ये तो हो गया कि अगर भाजपा को यहाँ का मिलता है सीट, तब बाई चांस अगर इस बार भी सीट चला गया जनता दल यूनाइटेड के पास, तो शिव कुमार उपाध्याय का क्या भूमिका होगा? देखिए, हम तो एनडीए के कार्यकर्ता हैं और शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उसके बाद से एनडीए का कार्यकर्ता मैं कह सकता हूँ अपने आप को। लेकिन अभी इस पर देखिए, मुझे कुछ भी बोलना मैं समझता हूँ उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कुचायकोट से चुनाव लड़ेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम पूरी निष्ठा के साथ इस बात को कह सकते हैं, पूरे जोश से, उत्साह के साथ कह सकते हैं, जो पार्टी का संदेश है, पार्टी के हमारे प्रदेश के नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के लोगों को जो हम लोगों ने मैसेज दिया है जी, इससे मैं पूरा आशान्वित हूँ और कह सकता हूँ कि इस बार निश्चित रूप से कुचायकोट से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है, और ईवीएम पर इस बार कमल का निशान यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। मैं एक ही सवाल को अब तीसरी बार भी पूछ रहा हूं कि मैं उसमें आपका व्यक्तिगत रोल पूछ रहा हूं। जैसे कि अभी आप कुछ देर पहले बोले हैं कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में आपसी बहुत बढ़िया तालमेल नहीं है। अगर यही चीज़ मैं पूछ रहा हूं कि तालमेल की कमी भी है और आपको मौका नहीं मिलता है, तो आपका पर्सनल रोल क्या होगा, इस पर ज़रा ज़रूर बताइए। देखिए, अभी जो स्थिति है, मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि हम सभी कार्यकर्ता आशान्वित हैं
इस बार भारतीय जनता पार्टी कुचायकोट से चुनाव लड़ने जा रही है। जी ये उम्मीद है कि भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से उम्मीदवारी की भी बात होगी, तो उम्मीदवार के रूप में शिव कुमार उपाध्याय का नाम होगा। तो अगर पार्टी ही चुनाव लड़ती है, शिव कुमार उपाध्याय उम्मीदवार रहेंगे, तो उसमें मेरे रोल के बारे में चर्चा या चिंता करना बेमानी है। चलिए, इसे तो अब आगे बढ़ा जाए। अब तक आपके इस क्षेत्र में ऐसा क्या काम जो बहुत ज़रूरी है और नहीं हुआ है, जो कि अगर आप लड़ते हैं चुनाव और जीतते हैं तो उसको पूरा कीजिएगा? देखिए, समाज में जो समाज की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुशासन है, जी अपराध पर नियंत्रण है, विकास की तमाम योजनाएं हैं, ये तो क्षेत्र में लगी हुई हैं। और मैं इस विकास के क्षेत्र में जो भी हमारे ये जो योजनाएं हैं, धरातल पर उतारने का मैं काम करूंगा। यानी कि एक तरह से आप वर्तमान स्थिति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वर्तमान में स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन सुशासन पे बहुत बढ़िया काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं इस एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ इस कुचायकोट क्षेत्र का एक नागरिक भी हूँ, जी एक किसान का बेटा हूँ। और 1990 से लेकर के अब तक मैंने बहुत दिनों तक पार्टी के बैनर तले, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले काम किया है जी और यहाँ के लोगों के दुख को, यहाँ के सुख को देखने का काम किया है। मेरे मन के अंदर सबसे बड़ी जो पीड़ा है, वो पीड़ा ये है कि सासा मूसा चीनी मिल, हमारा सासा मूसा बाज़ार एक खुशहाल बाज़ार हुआ करता था और अनेक जिलों से यहाँ पर लोग आते थे, अपना गन्ना लेकर आते थे, गन्ने की पेराई होती थी और गन्नांचल के रूप में अपना क्षेत्र विख्यात था और सभी लोग सुखी थे। और आज ये अपना सासा मूसा शुगर वर्क्स बंद है, करोड़ों रुपये किसानों के बकाया हैं और बहुत दुख के साथ ये बात मैं आपके बीच ये रख रहा हूँ कि अभी तक किसानों की जो बकाया राशि है जी उसको कैसे किसानों को मिले, इस पर हमारे वर्तमान जो माननीय विधायक हैं कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। ये दुखद विषय है। मैं एक इस क्षेत्र के नागरिक होने के नाते कहता हूँ, किसानों की जो स्थिति है, इससे एक समय हुआ करता था जब सासा मूसा चीनी मिल का पर्ची चेक हुआ करता था, कैश हुआ करता था। जी, पर्ची को लेकर के लोग, चाहे वो घर में कोई दुर्घटना घटती थी तो लेकर जाते थे, जब पैसे का अभाव होता था तो लोग पर्ची रखकर रुपया दे देते थे। शादी होती थी, पढ़ाई के लिए भी लोग जाते थे। जी, ऐसा तो हम लोगों ने भी देखा है, पर्ची दे के लोग अपना सामान लेके घर चले जाते थे। तो सासा मूसा चीनी मिल जो है, अपना सासा मूसा शुगर वर्क्स इस क्षेत्र के लिए एक वरदान था, लेकिन आज की स्थिति में अपना चीनी मिल जो है सासा मूसा बंद है और बहुत दुख साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी ही समस्या सासा मूसा चीनी मिल की समस्या है और इस विषय को कभी भी प्रमुखता से विधानसभा में न रखा गया है, न यहाँ की जनता की समस्याओं को, गन्ना काश्तकारों की समस्याओं को कभी भी विधानसभा में रखने का काम किया गया है। अगर आप होते हैं विधायक तो आपके पास ऐसा क्या प्लान है जिससे कि चीनी मिल पुनः दोबारा चालू होगा? देखिए, चीनी मिल, हम आभारी हैं इस सासा मूसा चीनी मिल के जो मालिक थे अमीर हसन साहब जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना की और यहाँ के गन्ना काश्तकारों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गन्ना के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में नगद कमाई के लिए। नगद कमाई के लिए कैश क्रॉप हम बोलते हैं गन्ना को। जी, गन्ना कैश क्रॉप है, तो इतना बड़ा काम करके दिया और मेरे लिए एक चुनौती है सासा मूसा चीनी मिल को चालू करवाना। अगर पार्टी मौका देती है, जनता मौका देती है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता हुई कि मैं सासा मूसा चीनी मिल को चालू करवाऊं और यहाँ के जो किसानों की बकाया राशि है जी, उनके जो पसीने की कमाई जो बकाया है, उस कमाई को जनता के बीच में जिनके भी पर राशि बकाया है उनकी राशि को उनको सुपुर्द हो, उनकी राशि उनको मिले
किसान खुशहाल रहे, अपना क्षेत्र खुशहाल रहे, ये मेरी प्राथमिकता होगी। सासा मूसा चीनी मिल के साथ आपने सासा मूसा बाज़ार का भी जिक्र किया। आप अभी जलालपुर बाज़ार में हैं और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, रेलवे फाटक बंद हो गया और ये आपके क्षेत्र की एक बहुत पुरानी बाज़ार है और आड़तियों की बाज़ार है। उसको अब तक खुलवाने का प्रक्रिया शायद हुआ कि नहीं, धरातल पे तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इसके बारे में भी कुछ आपके मन में है ख्याल कि जलालपुर का भी उत्थान होगा? निश्चित रूप से अगर सासा मूसा शुगर वर्क्स की समस्या अगर नंबर 1 पर आती है जी, तो निश्चित रूप से जलालपुर के रेलवे फाटक की समस्या दूसरे नंबर पर आएगी। हम भी इस बाज़ार से जुड़े हुए हैं जी, मैं भी इस बाज़ार का एक तरह से क्या एक पारिवारिक संबंध रहा है, हंसता खेलता बाज़ार रहा है जलालपुर बाज़ार। और जब से ये रेलवे फाटक बंद हुआ है तब से इस बाज़ार पर बहुत ही इसका कुप्रभाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। व्यवसाय हमको लगता है कि एक तरह से लगभग बहुत मंदी की पर है व्यवसाय। किसान जो भी हैं या पे यहाँ के व्यापारी जो भी लोग हैं, सभी लोग के मन में एक सी पीड़ा है। और ये भी बात मैं आपके बीच रख रहा हूँ आपके माध्यम से, और बहुत ही पीड़ादायक ये मैं समझता हूँ कि ये समस्या है कि इसके लिए भी कभी भी पुरजोर प्रयास करना चाहिए था। वो प्रयास अभी तक इसलिए भी करना चाहिए था सर कि ढाला के जस्ट उस पर हाई स्कूल है, जो कि हम लोग भी उसी हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं, और आज बच्चों को एक ढाला बंद हो जाने के नाते 2 किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ रहा है, जो कि एक एक्स्ट्रा श्रम करना पड़ रहा है बच्चों को। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक महेंद्र दास उच्च विद्यालय की ये समस्या नहीं है जी, इस क्षेत्र की समस्या है जी, चाहे इसके इर्द गिर्द आपके जो भी पंचायतें हैं, मठिया हरदो हो, जलालपुर हो, ढोंडवलिया हो, आसपास की जो भी पंचायतें हैं, सभी पंचायतों के लिए ये एक मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर समस्या है और इसका समाधान जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस पर हमारे स्थानीय प्रतिनिधियों का ध्यान अभी तक नहीं गया है। अगर आप ही विधायक होते हैं, अगर आपके पार्टी को आपके पार्टी को यहाँ मौका मिलता है कुचायकोट में और विधायक के रूप में आप जीत के भी जाते हैं, तो प्राथमिकता से आप तो बोल दिए कि चीनी मिल और दूसरा बोल दिए ढाला, शिक्षा के बारे में भी कुछ स्तर में सुधार होगा या ऐसे ही रहेगा? देखिए, हमारी मूलभूत जो समस्याएं मैंने पहले भी कहा है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अपराध पर नियंत्रण हो, हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम गुणात्मक सुधार लाने का हम जरूर प्रयास करेंगे। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में अपनी जवाबदेही जो है सुनिश्चित करे, और जवाबदेही सुनिश्चित करके जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो समस्याओं के समाधान के लिए काम करें। रोजगार को जो है आप कैसे बढ़िया से बढ़ावा दे सकते हैं कि नौजवान जो भी हैं, अगर कुछ पढ़ लिख के वो बेरोजगार है या घर छोड़ के बाहर जा रहा है, जैसे कि पलायन की स्थिति है, अभी प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा हावी हो रहे हैं एनडीए पे भी या महागठबंधन पे भी पलायन को लेके। आपको मौका मिले तो पलायन आप कैसे रोकिएगा? देखिए, बिहार की समस्या रही है, ये पूरे कुचायकोट की समस्या नहीं है, ये बिहार की समस्या रही है कि यहाँ नौजवानों का, हमारे मजदूर भाइयों का पलायन होता रहा है। जहाँ तक कुचायकोट की बात है, मैं और मेरी बात है जी, मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि कोई ना कोई इस कुचायकोट क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था बने, रोजगार यहाँ पर हो, उद्योग धंधे की स्थापना हो, ताकि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, या फिर इन सबको ग्राउंड लेवल पर इस तरह की व्यवस्था हम कराएं, उन्हें ऋण उपलब्ध करवाएं, लोग की स्वरोजगार भी अपना कर सकें और लोग स्वरोजगार करके भी अपने आप को मजबूती प्रदान कर सकें। इस क्षेत्र में भी मेरा प्रयास होगा, क्योंकि नौकरी हर कोई नहीं पा सकता है, तो स्वरोजगार हुआ या छोटे मोटे जो भी लघु उद्योग, गृह उद्योग हुए, उन सबको भी बढ़ावा देने के लिए ऋण मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अक्सर बैंक में ऋण उन्हीं को मिलता है जो मॉर्गेज रखते हैं या जो बड़े व्यवसायी हैं। छोटे लोगों को बस मिलता है तो रोज़ का रोज़ टाल मटोल की आप कल आना, परसों आना, ये डॉक्यूमेंट तैयार करना, वो डॉक्यूमेंट तैयार करना। देखिए, अगर ईश्वर की कृपा होती है, मैं यहाँ से उम्मीदवार होता हूँ
और जनता की कृपा होती अगर मैं विधायक बनता हूँ तो ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। और जो भी ऋण की सुविधा के बारे में, जो भी समस्याओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान होगा और ग्राउंड लेवल पर समाधान होगा। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ और मेरे मन में एक यहाँ के नागरिक होने के नाते हमेशा पीड़ा रहती है जी। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा को रखता हूँ, अपने क्षेत्रवासियों के बीच रखता हूँ। सबसे अपने क्षेत्र एक एक व्यक्ति को प्रणाम करते हुए ये कहता हूँ कि मुझे बहुत पीड़ा होती है कि जब कुचायकोट की जनता 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुचायकोट की जनता 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कुचायकोट के प्रतिनिधि से अगर मिलना हो, कुचायकोट की जनता अपने प्रतिनिधि से मिलना चाहती हो तो उसे 30-35 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसको अपने अपने प्रतिनिधि से भेंट हो पाती है और भेंट करने में भी बहुत सी समस्याएं आती हैं। ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ, इस कुचायकोट के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक कुचायकोट के नागरिक होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि इस कुचायकोट से इस तरह की समस्या जो है अभी, यानी कुचायकोट का व्यक्ति अपने प्रतिनिधि से भेंट करने के लिए हथुआ विधानसभा की दूरी तय करे, मुझे लगता है इस कुचायकोट के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। इसका मतलब आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो भी जनता है उनको परेशानी हो रही है विधायक से मिलने के लिए, इस चलते आपको विधायक का प्रतिनिधि यहाँ से चुना जाए और प्रत्याशी के रूप में आप विधायक। देखिए, मैंने पार्टी से अलग हटकर भी मैंने कहा कि मैं ये के नागरिक के नाते, इस कुचायकोट के नागरिक के नाते मैं लोगों को देखता हूँ कि जब भी कोई बात होती है तो लोगों को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कुचायकोट का बेटा अगर रहेगा, कुचायकोट का व्यक्ति अगर विधायक रहेगा तो निश्चित रूप से कुचायकोट के आपके बीच, जलालपुर में बैठकर आपके बीच बात करेगा और यहाँ की समस्याओं को सुनने के लिए स्वयं आएगा, अपनी यहाँ पर कार्यालय बनाकर और आपकी समस्याओं को, जन समस्याओं को सुनने का काम करेगा। इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी कि यहाँ के नागरिक को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़े। दावा तो हर कोई करता है, जो भी चाहे जनप्रतिनिधि हो या समाज सेवी हो, दावा हर कोई करता है। धरातल पे कितना देखने को मिलता है और क्यों ऐसा होता है कि दावे के सीधा विपरीत जो है जनता को झेलना पड़ता है और उसका जो है मतलब हर किसी को पछतावा होता है कि काश हम इनको वोट न दिए होते। ऐसा क्यों होता है? मैं एक बात आपसे कहता हूं, मैं अपने दल के लोगों से भी मैंने कहा है, अपने प्रदेश प्रतिनिधियों से और अपने राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से, केंद्रीय प्रतिनिधियों से हमने कहा है, यहाँ की जनता, जैसे कि तावा को एक बार उल्टा, रोटी व तावा पर जब रोटी हम बनाते हैं, रोटी को पलटते नहीं है तो रोटी जल जाती है। हाँ, एक ऊपर वाली जो हिस्सा है वो पूरी कच्ची रह जाएगी और नीचे वाली जल जाएगी। तो लगातार जब एक व्यक्ति को आप जब प्रतिनिधित्व देते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति में ये शाश्वत है, ये सत्य है, आदमी निरंकुश बन जाता है। आप सांकेतिक भाषा में तानाशाह भी बोल सकते हैं और बोल रहे हैं। देखिए, मैं नहीं बोलता जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं, आप सोशल मीडिया का युग है, आप सोशल मीडिया पर देखते हो कि हमारे स्थानीय जो हमारे माननीय प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं जी, उनके रील्स आते हैं, मालिक बिहार का मालिक, गोपालगंज का मालिक, इस तरह के रील आते हैं। तो जिसके मन में इस तरह की मानसिकता हो, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को हम निरंकुश कर सकते हैं। ये निरंकुशता का ही प्रमाण है, आपको हमको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी एक एक व्यक्ति से क्षेत्र के या जिले के लोग, जो लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, देखते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं जिसमें आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि निरंकुशता अब कहने के लिए नहीं, अब सामने परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है। आपका कद विधायक के अनुरूप है तो आप भी तो गनमैन लेके चल सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? देखिए, गनमैन लेकर चलना और गन लेकर चलना वो एक अलग समस्या है और मैं इतना ही कहूँगा कि गनर लेकर चलना और लोगों के बीच में लोकप्रिय होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जी, हम किसको डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं।
हम जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा करने के लिए हैं, समाज में सेवा का माध्यम बनने के लिए हैं। हम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, डराने के लिए, एक डर का माहौल बनाने के लिए प्रतिनिधि नहीं हो सकते। बिल्कुल। और जो लोग इस तरह का माहौल बनाते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, मैं इससे जुदा थोड़ा मेरा विचार है। अगर इस तरह के विचार अगर एक प्रतिनिधित्व हो, मैं समझता हूँ कि इस तरह के विचार एक प्रतिनिधि के नहीं होने चाहिए। जनता से जुड़कर जनता के समस्याओं का समाधान करने का ही संकल्प एक प्रतिनिधि का होना चाहिए। यही मैं आपसे कहूँगा। आप तो आज अपना बहुत कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। जैसे कि अपने चैनल का ही हम नाम रखे हो भोजपुरी पॉडकास्ट, तो भोजपुरी में कुछ अपने जनता के लिए आप बेहतर सुझाव देना चाहें कि जनता आपको क्यों चुने, तो ये आग्रह है कि भोजपुरी में ज़रूर, क्योंकि भोजपुरी अगर स्वाद आ जाता है तो हमारा एक अलग ही मज़ा रहेगा। देखिए, हम तो भोजपुरिया बेटा ही हैं जी हमारा तो भोजपुरी बोले में कोनो दिक्कत नहीं है। जी जी भोजपुरी हमार कहीं की मदर लैंग्वेज बा, मदर टंग बा हमार भोजपुरी। जब वही मातृभाषा बा भोजपुरी, तारा भोजपुरी बोले में कोनो समस्या नहीं। ना ना हम रउआ चैनल के माध्यम से लोग से यह कहब कि जे भी लोग बा कुचाय कोट में, जी जे भी हमरा के देखा था, जे भी हमरा के सुना था, ओकरा से आग्रह रही हाथ जोड़ के कि रउआ लोगिन ये अपना कुचायकोट के विकास खातिर आगे आवे के काम करी। कुचायकोट के विकास कैसे होई, कुचायकोट के समस्या के निदान कैसे होई, एकरा खातिर रउआ आगे आवे खातिर काम करी। संगे संगे रउआ चैनल के जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान होके, धन्यवाद। जल्दी से जल्दी एकर जितना बढ़ोतरी होके, लोग के बीच में और चैनल लोकप्रिय होके, एकरा खातिर हम ईश्वर से कामना करब, ईश्वर से प्रार्थना करब कि और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में लोकप्रिय होके, एकर उत्थान होके। तो हमरा के समय देनी ताना खातिर आभार बा और वो सबके प्रणाम बा। मिलल जाई फिर अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।